नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक उपचयन या प्राकृतिक ऑक्सीकरण के बारे में। मैंने आपको बता रखा है उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अपना टॉपिक है प्राकृतिक उपचयन। उपचयन की जगह आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण, देखिए इसे बोलेंगे नेचुरल ऑक्सीडेशन। देखिए प्राकृतिक उपचयन या नेचुरल ऑक्सीडेशन, इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है संक्षारण। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो है संक्षारण, कोरोजिन कहते हैं। ये देखिए दोनों एग्जाम्पल को हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है कोरोजिन और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, देखिए इसको बोलेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। नेचुरल ऑक्सीडेशन या प्राकृतिक उपचयन के दो एग्जाम्पल आपको जनरल साइंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संक्षारण या कोरोजिन और दूसरा है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। देख लीजिए। अब हम संक्षारण के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो है संक्षारण। इसी को ही कहा जाता है कोरोजिन। देखिए संक्षारण आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई धातु नमी की उपस्थिति में, और नमी का मतलब क्या है, H2O ही है, ऑक्सीजन से क्रिया कर ले और अपने ऊपर मेटेलिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड की परत बना ले, तो इसे क्या कहा जाएगा, संक्षारण कहा जाएगा। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर या नमी की उपस्थिति में, और अपने ऊपर किसकी परत बना लेगा, धातु ऑक्साइड की। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संक्षारण या कोरोजिन कहा जाता है। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये धातु की कोई छड़ है, यहां इसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, और ये जो धातु की छड़ है इसके ऊपर एक परत बन जाएगी। ये एक परत बन जाएगी, और ये जो परत होगी, ये परत किसकी होगी, धातु ऑक्साइड।
पहली बात तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जंग हमेशा बारिश के दिनों में ही लगेगा। कारण, बारिश के दिनों में वायु में क्या होती है, नमी, इसलिए धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब संक्षारण होगा तो भार में क्या वृद्धि होगी। देखिए, पहले ये सिंपल छड़ है, इसका जो भी भार है, जो भी वेट है, अब इस छड़ के ऊपर धातु ऑक्साइड की एक अलग से परत बन गई है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो है वो भार जो है, W जो है वो ज्यादा हो गया। तो एक बात और याद रखनी है कि संक्षारण प्रक्रिया के दौरान भले ही कम हो, लेकिन भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लें आप। देखिए, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कुछ जो एग्जाम है उनमें सिंपल कलर पूछा जाता है। आपको 3 धातु दे दी जाएगी। ये धातु और इस पर जो धातु ऑक्साइड की परत बनेगी, या यूं कह सकते हैं संक्षारण द्वारा जो लेयर बनेगी उस परत का रंग। 3 धातु आपको याद रखनी है। एक है लोहा, दूसरा है तांबा कॉपर, और तीसरा है चांदी। देखिए, लोहा, कॉपर और चांदी, जब इनमें संक्षारण होगा तो इनकी परतों का जो इनके ऊपर संक्षारण द्वारा, कोरेजन द्वारा लेयर बनेगी, उनका रंग कैसा होगा। लोहे पर जो रंग होगा वो होगा भूरा, ब्राउन। तांबे पर जो रंग होगा वो होगा हरा, ग्रीन। ये रंग आपको याद रखने। और चांदी पर जो होगा वो होगा काला, ब्लैक। कौन सी धातु पर जब संक्षारण होगा तो किस रंग की परत बनेगी, इसके बाद हम बात करते हैं। पहली धातु जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लोहे पर संक्षारण। नोट लगा के एक बात याद रख लें आप, अगर केवल और केवल आप लोहे पर संक्षारण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है जंग लगना। इसके लिए एक टर्म है रस्टिंग। रस्टिंग या जंग लगना क्या है, लोहे पर संक्षारण। अगर संक्षारण लोहे पर होगा तब पर्टिकुलरली उसको नाम दिया जाएगा जंग लगना। क्लियर है? इस बात को याद रखें। इसकी इक्वेशन है, देखिए, इसकी इक्वेशन है, आयरन है आपके पास ऑक्सीजन है, और नमी के रूप में जल के अणुओं की संख्या को x मान लेते हैं, और इससे जो ऑक्साइड बना है वो है Fe2O3 डॉट XH2।
ये देखिए, अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 2। ये लोहे पर संक्षारण की संतुलित समीकरण है। यहां पर मैंने जल के अणुओं की संख्या को x मान लिया है, तो यही x यहां पर है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। जितने भी जल के अणु संख्या यहाँ भाग लेंगे उतना ही वहां पर आ जाएगा। जनरल साइंस में आपसे ये इक्वेशन या इसका बैलेंस या इसका संतुलन नहीं पूछा जाएगा। लोहे पर जंग लगने को रस्टिंग या लोहे पर संक्षारण को क्या कहा जाएगा, जंग लगना या रस्टिंग। और इसकी ये संतुलित समीकरण है। और इस ऑक्साइड का जो रंग है वो मैंने आपको अभी बताया था, कौन से रंग का होगा, भूरे रंग का, ब्राउन रंग। तो लोहे पर जब धातु ऑक्साइड की परत बनेगी तो वो कौन से रंग की होगी, भूरे रंग की। देख लीजिए। एक चीज और है, ये जो धातु ऑक्साइड है ना, ये जो आपके पास बना हुआ है ये है धातु ऑक्साइड। और इन धातु ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर, सामान्यतः कौन सी होती है, क्षारीय होती है। और कोई भी क्षार कब क्षार होगा, जब जल की उपस्थिति में वो OH माइनस आयन दे, जल की उपस्थिति में ही काम करेंगे। अब आपने ये सुना होगा कि अगर किसी को मधुमक्खी काट ले, ध्यान से देखना, तो अगर आपके पास पुरानी लोहे की कील हो, उस कील को घिस कर लगा देते हैं। ये पुराना नुस्खा है। अगर आपको मधुमक्खी ने काटा है तो जहां पर भी काटा है वहां पर पुरानी लोहे की कील को घिस कर लगा दो। अब ये जो नुस्खा है ये देखा जाए तो संक्षारण या रस्टिंग पर बेस्ड है। देखिए, पहली बात तो कील कैसी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। और पुरानी लोहे की कील का मतलब है कि इस पर क्या लगा हुआ होगा, जंग लगा हुआ होगा। अगर आप मार्केट से नई लेके आए हैं तो उस पर जंग लगा हुआ नहीं होगा। और इस पर जंग लगा हुआ होगा इसका मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होगी। और धातु ऑक्साइड की परत किस प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की। और आपको पता है कि जब भी मधुमक्खी आपको काटेगी तो वो एक अम्ल आपके अंदर छोड़ेगी, उसका नाम है मैथेनोइक अम्ल। और जब आप इस पुरानी लोहे की कील को घिसोगे तो धातु ऑक्साइड को पानी में मिलाकर घिसोगे, और इस मैथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया आप किससे करवाएंगे, एक क्षार से। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाएगा, उदासीन। तो मधुमक्खी का जो अम्ल था उसकी वजह से जो आपको जलन हो रही थी उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्लियर है बात, क्योंकि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाने पर उदासीन हो जाता है। सिंपल सी बात है, देख लीजिए। देखिए, दूसरा है तांबे पर संक्षारण। ये कॉपर है, इसकी अभिक्रिया आप जल से करवाएं, नमी की उपस्थिति में तो होगी, ऑक्सीजन से और CO2 से। इन सब से मिलकर इसके ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। और ये दोनों परत कौन से रंग की होती है, हरे रंग।
ये कॉपर में संक्षारण की संतुलित समीकरण। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत के लिए जिम्मेदार दो रासायनिक पदार्थ है, कौन कौन है? ये दोनों, इन दोनों में इसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं मैं। वैसे सब कुछ चीजें सिस्टेमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, किसका क्या नाम है, कैसे बना है, वो मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, और वो है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, देखिए, तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ने के लिए जिम्मेदार दो रासायनिक पदार्थ है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए, नेक्स्ट जो है चांदी। ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांदी पर संक्षारण तो होता क्या है? एजी। चांदी क्या है? सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा सुचालक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से हो गई और क्या बन जाएगा? Ag2S। और ये कौन से रंग का है? ब्लैक रंग का। देखिए, H2S से अभिक्रिया करके ब्लैक रंग का परत बना लेगा, तो ये Ag2S की जो परत है ये कौन से रंग की है? काले रंग की, ब्लैक रंग। ये देखिए, तो ये है लोहे पर, तांबे पर और चांदी पर संक्षारण। अब आगे देखते हैं। इन तीनों के बाद अब हम बात करते हैं, एक है Au, एक है Pt प्लेटिनम, एक है टिन और एक है क्रोमियम। ये चारों धातु संक्षारण प्रतिरोधी है। इन पर जंग नहीं लगता है, संक्षारण या कोरोजन नहीं होता है। इसलिए दूसरी धातुओं को बचाने के लिए उन धातुओं पर इनकी परत चढ़ाई जाती है। तो कौन कौन सी है? सोना, Au, प्लेटिनम, टिन और क्रोमियम। ये धातु है जो कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है। चारों के नाम देख लीजिए। तो संक्षारण क्या होता है? अब है संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय, पहला सिंपल है पेंट करना, सतह को पेंट कर दो। दूसरा है ग्रीस करना, ग्रीस लगा दें। और तीसरा है यशद लेपन, ये महत्वपूर्ण है, यशद लेपन। इसके लिए एक और टर्म है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि किसी धातु के ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, किसकी? जिंक की। और किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को ही क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। और चौथा तरीका यह है कि कोई भी संक्षारण प्रतिरोधी धातु का लेप कर देंगे। देख ली,
ये 4 तरीके हैं संक्षारण से बचने के। क्या क्या? पेंट कर देंगे, ग्रीस, और एग्जाम के लिए ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। और चौथा, इन चारों धातुओं में से किसी की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा क्या कर देंगे? लेप कर देंगे, परत चढ़ा देंगे। देखिए, अब है अगला टॉपिक, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यह आज का टॉपिक ही अपना यह है, प्राकृतिक उपचयन का उदाहरण है। एक तो ये बात याद रख, रेंसिडिटी नेचुरल ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर यहां से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही है, और ये मैं आपको सीधा बता देता हूं कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। ये दो क्वेश्चन ही अब तक आपके एग्जाम में रेंसिडिटी से पूछे गए। क्या है रेंसिडिटी वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से याद रखें। क्या होगा? वसा या जो तेलीय पदार्थ है, ये तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके अपनी गंध व स्वाद बदल देते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है? वसीय या तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी गंध और स्वाद को परिवर्तित कर देते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? रेंसिडिटी। देख लीजिए। और इस रेंसिडिटी से जो बचाव के उपाय हैं, उसमें पहला है पैकिंग। भोजन को अच्छी तरीके से टाइट पैक रखें ताकि वो ऑक्सीजन से अच्छे से क्रिया नहीं कर पाए। दूसरा है अक्रिय गैस मिला दे, कोई कम क्रियाशील गैस, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील है, तो चिप्स की थैलियों में या जितने भी पैकेजिंग है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। उसके बाद आप चाहे तो भोजन को कम तापमान पर रख सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। कम तापमान पर भी रेंसिडिटी या विकृत गंधिता नहीं होती है। और लास्ट है प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। ये देखिए, ये 4 चीजें हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिता से बचा सकते हैं भोजन को। अब एक शब्द है प्रति ऑक्सीकारक, इसके बारे में देखते हैं।
चौथा बचाव का उपाय था प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप इसको मिला देंगे तो विकृत गंधिता नहीं होगी। देखो विकृत गंधिता क्या है? ऑक्सीकरण, और कोई न कोई ऑक्सीकरण करवा रहा होगा। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीकारक को रोक दे, ऑक्सीकरण नहीं करने दे। प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें दो रासायनिक पदार्थ है। पहला है ब्यूटाइलेट, ब्यूटाइलेट देखिए, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये दो प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट है जिनके द्वारा भोजन को विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है और सीधे नाम भी पूछे जा सकते हैं कि रेंसिडिटी या विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन से एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है, BHA और BHT। तो दोस्तों ये थे प्राकृतिक उपचयन के दो उदाहरण, बिल्कुल सिंपल, संक्षारण और विकृत गंधिता। दोनों में ही ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है और नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक उपचयन बोल रहे हैं। तो पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें, पूरे वीडियो के बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। थैंक यू, धन्यवाद।